स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस किए थे। आज हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस का लेते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें ये कहा गया है, लुक एट द एक्टिविटीज़ लिस्टेड बिलो, रीजन आउट whether or not work is done in the light of your understanding of the term work। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि कुछ एक्टिविटीज़ आपको दिखाई गई हैं। तो हर एक एक्टिविटी में आपने ये बताना है कि वर्क हुआ या नहीं हुआ। कहाँ से बताना है आपने, किस तरह से बताना है? जो आपने अंडरस्टैंड किया है वर्क को, जो आपने वर्क के बारे में पढ़ा है कि वर्क क्या होता है, कब वर्क माना जाता है कि हुआ है या नहीं हुआ, तो उसके हिसाब से जो आपको वर्क के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से आपने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि सुमा इज़ स्विमिंग इन ए पॉन्ड। ठीक है, तो सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। तो हमने बताना है कि क्या वर्क हुआ है या नहीं हुआ। तो इसमें तो वर्क हुआ है, क्योंकि सुमा जो है वो फोर्स लगा रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, पानी को फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, तो जिसकी वजह से उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है आगे की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि सुमा जो है वो वर्क कर रहा है। तो इस केस में हमारा आंसर आएगा यस, यस वर्क इज बीइंग डन, बीइंग डन। तो इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि क्यों मैंने लिखा कि वर्क इज़ बीइंग डन, क्योंकि इसकी वजह ये थी, क्यों ये जो सुमा है फोर्स भी लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था पीछे की तरफ और उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही थी आगे की तरफ, तो इसलिए वर्क हो रहा था। तो इसमें सेकंड पार्ट में ये बात पूछी गई है, ए डंकी इज़ कैरिंग ए लोड, ए डंकी is carrying a load on its back। एक डंकी जो है वो कुछ लोड अपने, उसने पीठ के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, तो वो चल रहा है। तो क्या वर्क हो रहा है? तो इस केस में जो वर्क है वो नहीं हो रहा, नो, देयर इज़ नो वर्क। हम कह सकते हैं देयर इज़ नो वर्क डन। क्यों वर्क नहीं हो रहा? क्योंकि जो उसका लोड है वो नीचे लग रहा है। ठीक है, तो लोड जो है नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटी की वजह से। उसका लोड का मतलब क्या हुआ? वेट। वेट एक फोर्स होती है, तो मतलब फोर्स लग रही है नीचे को, तो डंकी जा रहा है सीधा। तो इसका मतलब यह है कि इस केस में वर्क नहीं होगा। तो तीसरा इसका पॉइंट जो बन जाता है वो, हम इसका जो तीसरा थर्ड पॉइंट हमें पूछा गया है वो पूछा गया है इस तरह से। थर्ड पॉइंट इज़ कि ए विंड मिल इज़ लिफ्टिंग वाटर, ए विंड मिल इज़ लिफ्टिंग वाटर, लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल, फ्रॉम ए वेल। तो एक विंड मिल जो है वेल से पानी ऊपर उठा रही है, तो अब इसमें तो वर्क होगा, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जो ग्रेविटेशन की फोर्स है वो लग रही है नीचे, तो लेकिन उसको वाटर को उसके अगेंस्ट उठाया जा रहा है। तो इसका मतलब वर्क जो है इस केस में हो रहा है। इस केस में वर्क जो है वो हमारे पास बन जाएगा, हम कह सकते हैं यस। इसमें हम सिर्फ यस ही लिख लेते हैं। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दी। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि क्योंकि जो विंड मिल है वो पानी को लिफ्ट कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, जबकि उसको जो ग्रेविटेशन की फोर्स है वो लग रही है नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है फोर्थ वन, वो हमारे पास ऐसे बन जाता है। उसमें ये कहा गया है
green plant is carrying out photosynthesis. A green plant is carrying out photosynthesis. फोटोसिंथेसिस, तो ग्रीन प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहे हैं, तो इसमें ना तो कोई फोर्स लग रही है और ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है। किसी चीज़ की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, ना किसी को कोई फोर्स लग रही है, तो हम कहेंगे इस केस में वर्क नहीं होगा। तो फिफ्थ पॉइंट जो है हमसे जो नेक्स्ट पूछा गया है, ए इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। ए इंजन इज पुलिंग ए ट्रेन। तो एक इंजन जो है वो ट्रेन को खींच रहा है, तो बिल्कुल वर्क हो रहा है। किस तरह से? इंजन अपनी फोर्स लगा रहा है, तो इंजन आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो उसको जो ट्रेन है उसकी डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हो रही है, तो इस केस में वर्क जो है वो हो जाएगा। तो नेक्स्ट केस जो आ जाता है सिक्स्थ वन, उस केस में फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन सन। तो इस केस में अगर फूड ग्रेन्स जो हैं सन में हमने धूप में रखे हुए हैं, तो फूड ग्रेन सूख रहे हैं, तो उसमें ना कोई फोर्स लग रही है और ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इस केस में वर्क जो है वो नहीं होगा। नो वर्क इज़ डन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट जो है सेवन्थ पार्ट, ए स्मॉल बोट इज़ मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। ए स्मॉल बोट is moving, a small boat is moving due to wind energy। ठीक है, एक छोटी सी बोट चल रही है विंड की वजह से, तो विंड उसको फोर्स लगा रही है बोट को, और बोट डिस्प्लेस भी हो रही है। तो जब किसी को फोर्स लगे और वो चीज़ डिस्प्लेस भी हो जाए तो वर्क तो होता है। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि वर्क जो है वो हुआ है, वर्क इज़ डन। ठीक है। इसी तरह से अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट के क्वेश्चन के इतने ही पार्ट्स थे। अगले क्वेश्चन में ऐसा है, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन ए कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। तो देखिए बच्चे, इसमें क्वेश्चन में क्या बताया गया है, ये हमारे पास ग्राउंड का लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ से क्या किया गया कि एक बॉडी को यहाँ से फेंका गया, तो ये बॉडी जो है ऊपर जाती है जाती है जाती है और फिर नीचे गिरती है ग्राउंड के ऊपर। तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट है वो ग्राउंड के ऊपर है। ये इसका ए इनिशियल पॉइंट है और बी इसका फाइनल पॉइंट है, तो दोनों ही ग्राउंड के ऊपर हैं। तो हमने बताना है कि क्या ग्रेविटी की वजह से इसके ऊपर कुछ वर्क हुआ। तो इसमें ग्रेविटी की वजह से कोई वर्क नहीं हुआ, क्योंकि इसकी ऊपर की तरफ तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, ग्रेविटी लगती है नीचे की तरफ। अगर इसकी ऊपर की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट हो जाती तो तब हम कहते हैं कि ग्रेविटी की वजह से कुछ वर्क हुआ है। तो लेकिन ये तो ए और बी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही ग्राउंड के ऊपर हैं, इसलिए इसमें कोई वर्क नहीं होगा। तो हम इसमें कह सकते हैं नो वर्क इज़ डन। इसके सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं नो वर्क इज़ डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कोई वर्क नहीं कर रही है इस केस में, बिकॉज देयर इज नो
displacement, there is no displacement in the vertical direction, वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अगर तो ऊपर की तरफ कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होती तो वर्क होना था ग्रेविटी की वजह से, तो लेकिन इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए कोई वर्क जो है वो नहीं हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। इसमें यह है कि ए बैटरी लाइट्स ए बल्ब, एक बैटरी जो है बल्ब को जलाती है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो बताइए कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस हुई। कि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था ना, तो उसमें हमने पढ़ा था कि एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर पूछी हुई है कि जब हम एक बल्ब को जलाते हैं, एक बैटरी जो है, बैटरी की मदद से एक बल्ब को जलाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी की चेंजेस आती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाता है कि जो केमिकल एनर्जी होती है बैटरी की, तो वो किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आगे किस में चेंज हो जाती है, लाइट एनर्जी में। तो लाइट में भी थोड़ी सी क्या बन जाती है, हीट एनर्जी। तो हम इसके सॉल्यूशन में ऐसा कह सकते हैं, हम इसके सॉल्यूशन में ये बात कह सकते हैं कि जो केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल, या बैटरी लिखा हुआ है तो बैटरी ही लिखेंगे, बैटरी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, which in turn changes into light energy, and a part changes into हीट एनर्जी। क्योंकि जब हम किसी बल्ब को ग्लो करते हैं तो उसमें थोड़ी सी हीट भी बन जाती है, तो लाइट भी बनती है, हीट भी बनती है। तो जब हम एक बैटरी जो है बल्ब को जला रही है तो कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस हुई। पहले तो बैटरी में क्या होती है, केमिकल एनर्जी, वो उसमें चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल आगे चेंज होती है बल्ब की लाइट एनर्जी में, और कुछ हिस्सा इसका चेंज हो जाता है किसमें, कुछ हिस्सा जो है इसका चेंज हो जाता है हीट एनर्जी में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन करते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हमें बता रहा है सर्टन फोर्स एक्टिंग ऑन certain force acting on a 20 kilogram mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. Calculate the work done by the force. Calculate the work done by the force. तो इस केस में वर्क कितना हुआ, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। तो जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात आप लोग जानते हो कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वहाँ से ही हमारा ये क्वेश्चन निकल आएगा। तो हमें मास जो दिया गया है दैट इज इक्वल टू 20 किलोग्राम, ठीक है। जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड,
और जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क किसके बराबर होता है, जैसे मैंने बताया आपको, वर्क इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज़ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 एम वी का स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि वर्क किसके बराबर हो जाता है, 1/2 20 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 20 इंटू ये पहले हमने लिखना था 2, सॉरी, तो यहाँ पर 2 लिखना था, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 20 इंटू 5 का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 5 थी। तो ये 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 10 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बनेगा W इज़ इक्वल टू किसके बराबर बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 इंटू 10 बन गया 40, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 इंटू 10 250। तो इट विल बी इक्वल टू माइनस 210 जूल। माइनस 210 जूल जो है, इतना वर्क जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क हमारे पास निकल आता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 जो है वो हमें क्या बताता है, क्वेश्चन 5 जो है ये बताता है ए मास ऑफ 10 किलोग्राम इज एट पॉइंट ए ऑन ए टेबल, इट इज़ मूव्ड टू पॉइंट बी if the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by gravitational force। तो बिल्कुल ही आसान है, इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। तो क्या है कि एक टेबल है, ये जैसे कोई टेबल है हमारे पास, तो टेबल के ऊपर एक पॉइंट है A, तो वहाँ से एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 10 किलोग्राम, उसको A से लेकर B तक मूव किया जाता है। तो ए बी लाइन जो है वो बनती है हॉरिजॉन्टल, मतलब बिल्कुल सीधी लाइन बनती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बन जाती है। तो हमने बताना है वर्क ग्रेविटेशन की वजह से कितना हुआ। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट तो हुई इधर से ए से बी तक, तो लेकिन ग्रेविटेशनल की फोर्स जो है वो लगती है नीचे की तरफ। तो इसलिए जब भी जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है तो वर्क होता है ज़ीरो। तो हम कहेंगे इन दिस केस वर्क डन इज ज़ीरो बिकॉज द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट act opposite to each other। I'm sorry, displacement, एक मिनट, act perpendicular, act perpendicular टू ईच अदर। तो जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगेंगे तो एंगल बन जाता है 90 डिग्री। तो जब एंगल 90 डिग्री होता है तो उस केस में जो वर्क हो जाता है, वर्क इज़ ऑलवेज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 6, इसमें ऐसा बताया गया है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वाई। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि जब कोई बॉडी कोई ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है, तो जब वो नीचे गिर रही होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम होती जाती है, कम होती जाती है और कम होती है। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है। वायलेट करने का मतलब ये हो गया कि ये क्या उसको प्रूव नहीं करता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है या उस बात को प्रूव नहीं करता। तो हम इसका आंसर ये देंगे कि नहीं, ये वायलेट नहीं करता। तो हम कहेंगे नो, इट डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन
law of conservation of energy because the decrease in potential energy, जो potential energy में कमी आती है, because the decrease in potential energy changes into काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है तो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती जाती है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू द काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी में कमी आती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो एनर्जी तो कम नहीं हुई, तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता है। ठीक है।